सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड परिवार के युवा स्वामी के रूप में जन्मे। बचपन में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त को उसके पिता द्वारा दुर्व्यवहार होते देखा। उस छोटी लड़की ने उनमें अपना विश्वास जताया, यह कहते हुए कि वह बड़ी होकर कभी अपने पिता जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी, और यह वादा किया कि वह बड़ी होकर उनसे जैसे दयालु व्यक्ति से शादी करेगी। इसलिए इन 10 वर्षों तक उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। हमेशा एक दयालु और आज्ञाकारी बच्चा बनने पर जोर देते हैं। जब उसके सहपाठियों को छोटे गुंडों ने लूट लिया तो उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने सहपाठियों की सुरक्षा के लिए पैसे दिए। लेकिन उस दिन जब वह अपनी बचपन की प्रियतमा के साथ कचरा फेंकने गया तो कक्षा में लौटते समय उन्हें फिर से उन गुंडों का सामना करना पड़ा। इस क्षण उसने शूजन के चिंतित चेहरे को देखा, सोचते हुए कि क्या उसे परेशान किया गया था। अगले ही पल जंग जिक्सियोंग ने उन गुंडों को घूरा, किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार। हालांकि गुंडों ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सीधे तौर पर उसे भाग जाने का ताना मारा। जब देखा कि उनके पास अधिक लोग थे तो झांग झीशियोंग ने अपना गुस्सा दबाया और चुपचाप चला गया। लेकिन आधे रास्ते में उसने छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। और भी बुरा हो सकता है, वह अपने चाचाओं को बुला लेता। इस समय शूजन ने घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उसने शर्माते हुए एक से कहा, गुंडो, अरे वाह, स्कूल में इतना स्पष्ट मत बनो। और इसी समय शेन जिंगजे ने शरारती मुस्कान के साथ जूजेन के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। फिर जूजेन ने उसे दोनों हाथों से दूर धकेल दिया। हाथों से ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों और खेल रहे हों। छायाओं में छुपकर झांग जिक्सियोंग कांप उठा। इस समय उसकी शूजेन के प्रति प्रेम पूरी तरह से टूट सा गया। बचपन की वह दोस्त जिसे उसने 10 वर्षों से प्यार किया, अब ऐसे असभ्य व्यक्ति को पसंद करती थी और वे एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे। कक्षा में वापस लौटने के बाद भी वह बेचैन रहा। फिर से शूजैन को देखते हुए, जो कि बातचीत कर रही थी, अभी भी इस सब को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने कांपते हुए एक टेक्स्ट संदेश जूजैन को भेजा। वह यह स्पष्ट करना चाहता था कि उसने जो पहले देखा वह नहीं था जो उसने सोचा था। सही, इससे पहले कि वह पूछना खत्म कर पाता, छुट्टी की घंटी अचानक बज गई। जब वह निराश होकर जाने वाला था, अचानक जूजैन उसके पास आई और कहा, जिक्सियोंग, हमने लंबे समय से साथ में घर नहीं चले हैं। जब जिक्सियोंग चुप रहे तो उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है। इस पल जिक्सियोंग अचानक रुक गए। बहुत उदास मन से उन्होंने शूजैन से पूछा, क्या तुम अब शेन जिंगजे के साथ हो? वह चौंक गई। मासूमियत से झांग जिक्सियोंग को जवाब देते हुए, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अंत में पता नहीं ये कैसे हुआ। तुरंत झांग जिक्सियोंग की आंखें चौड़ी हो गई। क्या सुजैन, क्या तुम्हें सौम्य और दयालु लोग पसंद नहीं थे? फिर सुजैन ने एक खूबसूरत मोड़ लेकर कहा, किसी सौम्य और दयालु व्यक्ति को डेट करने के बाद मुझे लगा कि यह वास्तव में उतना अच्छा नहीं है। सख्त बुरे लड़के अधिक आकर्षक होते हैं। जिक्सियोंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बुरे लड़के ज्यादा कूल होते हैं? ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। जिद करते हुए उसने शूजैन का हाथ पकड़ा। तुमने कहा था कि तुम्हें सौम्य और दयालु लोग पसंद हैं, लेकिन अब तुम्हें बुरे लड़के पसंद हैं। क्यों शूजैन? असल में मैं भी एक बुरा लड़का हूँ, मैं किसी से भी बुरा हूँ। ये सुनकर शूजैन भ्रमित हो गई। जिक्सियोंग, तुम कहाँ बुरे हो? तुम तो बहुत दयालु हो। झांग जिक्सियोंग ने अपने सीने पर हाथ रखा और जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं पहले अभिनय कर रहा था। मेरी हड्डियों में गुंडे का खून है। असल में मेरे चश्मे के लेंस भी नुस्खे वाले नहीं हैं। क्या आप मेरे पहले जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें देखना चाहते हैं? सभी मेहमान बुरे लोग थे। मैं भी वास्तव में एक बुरा लड़का हूँ। जूजैन ने अपने छोटे मुंह को ढक लिया और हंस पड़ी। फिर दोनों सुलह हो गई। जिक्सियोंग, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि मैं किसी गुंडे के साथ रहूं और मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम खुद को कमतर आंक रहे हो, है ना? जंग जिक्सियोंग हंस पड़े। शायद यही सबसे अच्छा था। फिर दोनों घर की ओर साथ चलते हुए अपने अतीत के बारे में चर्चाएं करने लगे। अचानक शेन जिंगजे ने पीछे से शूजैन को पुकारा। शेन जिंगजे ने कहा, चलिए किसी कराओ के बाहर चलते हैं। जंग जिक्सियोंग ने दांत भींच लिए। शूजैन, तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद हैं? हालांकि इस पल शेन जिंगजे ने सीधे उससे सामना किया। अरे अरे अरे, तुम जैसे छोटे गुंडे को जो शूजैन से दूर रहो। अगली बार तुम्हारी इतनी अधिक लत नहीं होगी। किस्मत वाला। स्थिति बिगड़ती देख शेन जिंगजे को खींचते हुए शूजैन ने कहा, हम बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं, चलिए जल्दी चलते हैं। और झांग जिक्सियोंग से फुसफुसाई, अगली बार साथ चलेंगे। झांग जिक्सियोंग ने जबरन शांत दिखने की कोशिश में हाथ हिलाया। दूर से दोनों प्यारे और घनिष्ठ दिख रहे थे। 10 साल से मैंने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है, फिर भी तुम्हें बुरा। लड़कों को, औरत, बस तुम देखो, मैं भी बुरा बन सकता हूँ। तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बुरा लड़का कैसा होता है। एक हाथ से सीधा दरवाजा खोल दिया। एक धमाके के साथ तुरंत सभी माथा झुक गए और चिल्लाए, युवा मालिक, ये शांत और संयमित चाल ध्यान से सीखो। दूसरी तरफ जैसे ही उनके चाचा व्यापार पर चर्चा कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा धक्का देकर खोला गया और उनकी बातचीत बाधित हो गई। चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं एक बुरा लड़का बनना चाहता हूँ। उनके चाचा ने तुरंत फोन काट दिया। उनके लिए यह दिन लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस क्षण में झांग जिक्सियोंग ने उनसे पूछा, चाचा, क्या आप एक बुरे व्यक्ति हैं? क्या मेरे पिता के बारे में? अगले ही पल उनके चाचा ने एक शैतानी मुस्कान दी। युवा मालिक, अगर हमें फर्क करना है तो उसे एक बुरे लड़के की श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे बॉस हैं और देश के सबसे शक्तिशाली बॉस भी। लेकिन समाज और बाहरी दुनिया के लिए तुम्हारे पिता को एक बहुत बुरा व्यक्ति माना जाएगा। वास्तव में मेरी रगों में बुरा खून बहता है। चाचा, मेरी मदद करो, मुझे बुरा बनना है। यंग मास्टर, अब आपकी आंखें अच्छी लग रही हैं। मैंने कभी यंग मास्टर की ऐसी आंखें नहीं देखी थी। अब आप बॉस के बेटे जैसे लग रहे हैं। लेकिन अंकल पिछले 10 वर्षों से उसकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए वे किसी और से बेहतर जानते हैं कि वह कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए उन्होंने फिर पूछा,
यंग मास्टर, अच्छा बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बुरा बनना तो बस एक पल का खेल है। आपके सभी पिछले प्रयास बुलबुले बन जाएंगे। लेकिन इस क्षण में जांग जिक्स्योंग बहुत दृढ़ थे। कृपया अंकल। तो एक सकारात्मक जवाब मिलने के बाद अंकल को सबसे पहले उस दयालुता की आभा को खत्म करना था जो पिछले 10 वर्षों से उसे घेरे हुए थी। केशविन्यास से लेकर कपड़े तक सब कुछ बदलने की जरूरत थी। लेकिन अगले ही पल जांग जिक्स्योंग ने जल्दी से अपना दर्द भूलकर फिर से एक बहुत खुशहाल अभिव्यक्ति दिखाई। उसके चाचा ने सीधे उसके कंधे पर थपथपाया और उसे कहा, आज से तुम इतनी उज्ज्वलता से नहीं मुस्कुरा सकते। हाँ, ऐसे ही। बहुत अच्छा छोटे मालिक, अब से आपको हमेशा गहरा और रहस्यमय रहना चाहिए। फिर उसके चाचा ने उसे वापस अपने कमरे में जाने और कुछ देर इंतजार करने को कहा, दरवाजा खोलते हुए द्वार की ओर दीवार पर चैरिटी कार्य के लिए सार्वजनिक कल्याण पुरस्कारों को देखते हुए। इस समय यह उसे फिर से उनके भावनात्मक दृश्य की याद दिलाता है, जिसे जांग जिक्स्योंग और भी गुस्सा हो जाता है। इसी समय एक नौकर दरवाजा खटखटाने आया। युवा मालिक, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जवाब मिलने के बाद मुस्कान के साथ एक गंजा आदमी ने कहा, युवा मालिक, हम आपको एक फैशनेबल आदमी बना देंगे। अब मुझे ऐसे मत देखो। मेरा उपनाम पहले व्हर्लविंड फैशन मैन था, फिर एक श्रृंखला की तेजी से परिवर्तन, शीर्ष नाइकी, एक पूरा गुच्ची पोशाक, चमकदार सोने की चेन, तादा, महानगरीय गली का गुंडा प्रकट होता है। चाचाओं ने देखा कि उनके युवा मालिक आखिरकार रास्ते पर आ गए हैं। अंदर ही अंदर खुश हुए। धत्तेरे की युवा मालिक, कितने हैंडसम। अगले दिन जांग जिक्स्योंग ने अपने चाचा की बात मानी। भौहें तनी हुई, आंखों के कोने ऊपर, आंखें पूरी तरह खुली। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे आत्मविश्वास और प्रभावशाली कदमों के साथ चलना पड़ा। ध्यान से देखना और सीखना पड़ा, वैसा प्रदर्शन करना जैसा केवल हमारा भाई शॉन कर सकता है। भीड़ के बीच तुरंत चर्चाएं शुरू हो गईं। स्टाइल के मामले में जांग जिक्स्योंग ने इसे बिल्कुल सही कर दिया। एक चमकदार धूप वाले दिन 3 असफल लड़कियां भी जांग जिक्स्योंग की जंगली और बेफिक्र दिखावट से आकर्षित हुईं। इसी क्षण अचानक एक लड़की ने उसे प्रशंसा भरी निगाह दी, नमस्ते, जिससे वह थोड़ा नर्वस हो गया। लेकिन अपने चाचा की हिदायतें याद करके वह दूसरों का अभिवादन सक्रियता से नहीं कर सकता था जब तक कि उसका मुंह खुजलाने न लगे। अचानक अनजाने में उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हो? लड़की पूरी तरह चकित रह गई। फिर कक्षा में जाते हुए सहपाठी सभी ने उसका अभिवादन किया। यद्यपि जांग जिक्स्योंग ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। सीधे अपनी मेज पर बैठ गया और उन्हें एक पंक्ति दी। अरे, क्या तुमने पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा? ये सुनते ही चारों सहपाठी हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इसी बीच शुजेन की ईर्ष्यालु नजर भी जांग जिक्स्योंग की तरफ मुड़ गई। हार मानने को तैयार नहीं, उसने जाकर उसे अभिवादन किया। जिक्स्योंग, चलो साथ में दुकान चलते हैं। ये सुनते ही जांग जिक्स्योंग तुरंत खड़ा हो गया। यही वह उम्मीद कर रहा था कि वह कहेगी। फिर वे दोनों कक्षा से बाहर निकल गए। शुजेन ने उसे रोका। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ गलत है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या हम दोस्त हैं? अचानक जांग जिक्स्योंग ने एक शरारती मुस्कान दी। दोस्त? हाँ, तुमने पूछा कि कुछ गलत है? बेशक है। तुम्हें अकेले ही दुकान जाना बेहतर होगा। शुजेन अवाक रह गई। ये कभी उम्मीद नहीं थी कि जिक्स्योंग मना कर देगा। जिक्स्योंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पूरी तरह से बदल गए हो। जांग जिक्स्योंग ठिठक कर रुक गए, ठंडे स्वर में बोले, यदि मैं खुद जैसा नहीं लग रहा हूँ तो यह और भी अच्छा है। वैसे भी पहले तुमने ही बदलाव किया, मैंने ही अपनी भावनाएं गलत जगह रखी। 10 साल पहले तुम्हारे कहे एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी जिंदगी फिर से तुम्हारी वजह से बदल गई है। फिर कक्षा छोड़ते हुए वह फिर से उस समूह से मिला। चुपचाप देखा कि वे कहाँ जा रहे थे। योजना बनाकर उनका पीछा करेगा और सीखेगा। इसीलिए उसने बहुत दूर तक पीछा किया। इसी समय उसने देखा कि एक घुटन भरा दृश्य। लड़की ने सीधे शेन किंगजे की बाह पकड़ ली। दोनों का रिश्ता बहुत मीठा लग रहा था। जांग जिक्स्योंग ने तुरंत अपने मुट्ठी कस ली। ये लड़का तो बेकार है शुजेन, क्या यही तरह का व्यक्ति तुम्हें पसंद है? दूसरी तरफ लड़की शिकायत करती रही, करिंगजे, क्या हमें अभी भी बहुत दूर चलना है? यहाँ आसपास कोई रेस्तरां नहीं दिख रहा है। जल्दी ही शेन करिंगजे ने संकेत दिया कि वे पहुंच गए हैं। वे एक होटल पर आ गए। जो लोग जानते हैं समझ सकते हैं। तुरंत उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जांग जिक्स्योंग, जो छाया में छिपा था, गुस्से में दांत पीस रहा था, लेकिन लड़की को भी यह बहुत अनुचित लगा। जैसे ही वह जाने वाली थी, शेन करिंगजे ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहते हुए कि यह जल्दी हो जाएगा। लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया। शेन किंगजे से कहा कि वह खुद ही निपट ले। अचानक शेन किंगजे के चेहरे का भाव बहुत बदल गया। तुम मरी हुई लड़की, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? इस समय लड़की भी बहुत गुस्से में थी। देखो तुम्हारा मुंह। धीरे धीरे पास आते हुए शेन किंगजे ने सोचा कि उसने अपना मन बदल लिया है। अप्रत्याशित रूप से उसने जाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। अचानक शेन किंगजे ने एक शैतानी मुस्कान दी। जितना अधिक लड़की ने संघर्ष किया, उतना ही वह उत्तेजित हो गया। जैसे ही शेन किंगजे का हाथ लड़की को लगने वाला था, अचानक दूर से एक पत्थर आया। हालांकि ये लड़की के माथे पर जोर से लगा। आउच, थोड़ा चूक गया तो उसने दूसरा पत्थर उठाया, सोचते हुए, ओह नहीं, ली यीजी को मारने का इरादा नहीं था। लेकिन उसने और संकोच नहीं किया। अपना हाथ उठाते हुए उसने पत्थर और एक अंगूठी को एक साथ फेंका। धड़ाम, ये सीधे शेन किंगजे के माथे पर लगा, जिससे उसके माथे में एक छेद बन गया। इस बीच अंगूठी जमीन पर गिर गई। जांग जिक्स्योंग ने ध्यान नहीं दिया कि उसने कुछ खो दिया था। तुरंत अपनी जगह से कूदकर ली यीजी को पकड़ लिया। कमाल है, हमारे भाई जिहुंग ने यह फिर से कर दिखाया।
ली यीजी अपने घाव को ढकते हुए बोली, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। क्या तुमने वह पत्थर फेंका था? मैं तुम्हारी वजह से खून बहा रही हूँ। और फिर जल्दी से कहा, पहले मेरे साथ दौड़ो, जिससे ली यीजी भ्रमित हो गई। क्या है इस लड़के का मामला? फिर दोनों पार्क की तरफ भागे। झांग जीशियोंग ने उसे दिल के आकार का बैंडेज दिया, ये संकेत देते हुए कि उसे पहले खून रोकना चाहिए। बैंडेड के बाद ली यीजी बहुत जिज्ञासु हो गई। शर्माते हुए पूछी, मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? छोड़ते हुए उसे उलझन में डालते हुए, मैं तुम्हारी कक्षा का झांग जीशियोंग हूँ। अचानक ली यीजी स्तब्ध हो गई। तुम कहते हो कि तुम वही परेशान करने वाले झांग जीशियोंग हो? ये तो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह है। इस क्षण झांग जीशियोंग ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम्हें भी बदमाश लड़के पसंद हैं? हालांकि ली यीजी के लिए ये कहना कि उसे बुरे लड़के पसंद हैं, ये अधिक था कि वह उस प्रकार के आजादी और बेलगाम आकर्षण से प्रभावित थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शेन केंगजे उस प्रकार के व्यक्ति होंगे। और इस समय झांग जीशियोंग ने सोचना शुरू किया कि वह कैसे बुरा बन सकता है। अचानक ली यीजी का फोन बजा। शेन केंगजे की आने वाली कॉल देखकर वह कांप उठी, लेकिन अन्य मामलों में उलझने से बचने के लिए उसने उसकी कॉल भी उठाई ताकि सुन सके कि वह क्या कहना चाहता है। दूसरी ओर शेन चिंगजे सीधे गालियां देने लगा। कमबख्त, वह आदमी अभी कौन था? मैंने देखा वह हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। लीजी के कानों में गूंज उठा। उसने सीधे फोन पकड़कर वापस चिल्लाते हुए कहा, हरामजादा, किस पर चिल्ला रहा है तू? क्या तू पिटना चाहता है? फिर एक क्लिक के साथ उसने गुस्से में फोन काट दिया। फोन उठाओ। वह सोचता क्या है कि वह कौन है? झांग जिक्सियोंग पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें अंगूठा दिखाया। अगले ही पल झांग जिक्सियोंग की ओर मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या वह आज की बात को गुप्त रख सकते हैं। यह कहकर दोनों ने अलग अलग स्कूल लौटने की योजना बनाई। फिर झांग जिक्सियोंग अकेले कैफेटेरिया खाने के लिए गए तो उनके दो अच्छे दोस्त उन्हें अजीब नजर से देख रहे थे, यह बताने के लिए कि उनकी क्लास बंक करने की बात पता चल गई है और होमरूम टीचर उन्हें ढूंढ रहे हैं। इस बार तरबूज लड़के ने अचानक पूछा, जिक्सियोंग, तुम अब शेन जिंगजे जैसे क्यों दिखते हो? धड़ाम, झांग जिक्सियोंग ने मेज पर हाथ मारा और तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, क्या मैं सच में इतना बुरा दिखता हूँ? वो आदमी मेरा लक्ष्य है। उनके दो दोस्त तुरंत जल्दी भुलक्कड़पन में प्रवेश कर गए। इसी क्षण एक मीटबॉल गिरा और दोनों ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उनके घर में चोरी हो गई हो। चीखने लगे। अचानक एक और धमाके के साथ ली यीजी ने खुलकर एक कुर्सी खींची और उनके साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया, जिससे दो दोस्त मजबूरी में मुस्कुराए, एक खुशमुख दिखावट बनाते हुए। झांग जीशियोंग डरते हुए कि उसके दो दोस्त गलतफहमी न करें, जल्दी से खड़े होकर हाथ लहराते हुए समझाने लगे, पर इससे चीजें और भी लगने लगी, और भी बुरा। इसलिए वह जल्दी से निकल गया। ली यीजी जल्दी से उसके पीछे गया। इस बीच दोनों दोस्त फिर से हंसते हुए मजबूरी में मुस्कुराए। हालांकि अगले ही पल वे सिर्फ आंसू रोककर उन्हें जाते हुए देख सकते थे। उनके लिए दुनिया क्रूर थी। आखिरकार वे अविवाहित पैदा हुए थे। जब दोनों जा रहे थे तो जू जेन ने भी उन्हें देखा, जिससे वह बहुत ईर्ष्यालु हो गई। यहाँ तक कि उसका खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी दूसरी ओर झांग जिशियोंग अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे थे, अपनी कलाई पर पहनी हुई सोने की चेन को खोलते हुए, ये सोचते हुए कि शिक्षक को कैसे समझाना है। आखिरकार ये उनका पहली बार क्लास बंक करना था। जब वह अपनी शर्ट के बटन ठीक कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि उनकी मध्यमा उंगली की अंगूठी गायब हो गई है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन अधिक ताकत लगाई और खुद को चोट पहुंचा बैठे, जिससे वह तुरंत पसीने से तरबतर हो गए। उसने सोचा, ये बुरा है। उस समय यह अंगूठी उसे उसके चाचा ने पहनाई थी। तब उसके गंजे चाचा ने उसे बताया था कि यह अंगूठी उसे बॉस ने दी थी जब वह वयस्क हो गया था, इसलिए वह बहुत खुश था। बॉस से प्राप्त इस महत्वपूर्ण अंगूठी को बॉस के बेटे को दे पाना उसे बहुत खुश। लेकिन जब मैं मर जाऊं तो तुम्हें इसे मुझे वापस देना होगा। मैं इसे अपनी कब्र में ले जाना चाहता हूँ। इस क्षण झांग जिशियोंग ने घबराहट में अपने बाल पकड़ लिए। उसके गंजे चाचा के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। फिर वह कक्षा में इसे हर जगह ढूंढने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बीच स्कूल का गुंडा पहले से ही उसके पीछे था। पत्थर से चोटिल गुंडा कहीं अपना गुस्सा निकालने के लिए जगह ढूंढ रहा था। सीधे उसे एक लात मार दी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, अपने बालों को बड़े अदांच से झटकते हुए। झांग जिशियोंग की पीठ व्यक्ति की तरह दिख रही थी जिसने उस पर पत्थर फेंका था, इसलिए वह ऊपर गया और उसे कई उड़ती हुई लातें मारी। हालांकि संयोगवश जू जेन कक्षा में था, लेकिन शेन जिंगजे को नहीं रोका। शेन जिंगजे लगातार झांग जिशियोंग को तब तक लात मारता रहा जब तक वह उठ नहीं पाया। शेन जिंगजे ने अभी भी अपनी ठुड्डी को सहलाया, बहुत असंतुष्ट। सौभाग्य से ली यीजी ने समय पर उसे पुकारा। शेन जिंगजे अचानक आगे बढ़ा। उसने तुरंत एक शैतानी मुस्कान दिखाई, निर्दयता से उसके कपड़े पकड़ लिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम एक महिला हो? इस समय ली यीजी ने फिर से झांग जिशियोंग की ओर देखा, सोचते हुए कि उसे उसकी मदद करने के लिए पीटा गया है। तो उसने जानबूझकर शेन जिंगजे से कहा, ये सोंग झोंगशी था जिसने मुझे दूर खींचा। उस दिन सोंग झोंगशी का नाम सुनकर वह कांप उठा। पर सोंग झोंगशी तो बस शांति से सोना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस झमेले में फंस जाएगा। फिर शेन जिंगजे सीधे उसके पास चला गया। अरे जागो! लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसने अपने दांत भींच लिए। एक धमाके के साथ उसने सीधे सोंग झोंगशी की मेज पर तब मारा जब वह सो रहा था, जिससे छात्र डर के मारे अपने मुंह खोले रह गए। ली यीजी ने सोचा था कि सोंग झोंगशी उसे डराने में कामयाब होगा, पर उम्मीद नहीं थी कि हालात बढ़ जाएंगे। तब सोंग झोंगशी ठंडे तरीके से खड़ा हुआ। क्या तुम पागल हो? इस समय शेन जिंगजे ने जोर से पूछा, क्या तुमने ली की मदद की थी? यीजी? सोंग झोंगशी की नजर फिर से झांग जिक्सियोंग की ओर मुड़ी। उसे कांपते हुए देख वह समझ गया कि क्या हुआ, तो अपनी कान को लापरवाही से खुरचते हुए उसने कहा, लगता है मैंने मदद की। तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में? यह
हालांकि शेन जिंगजे ने सीधे उसी कॉलर पकड़ी। मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम साफ झूठ बोल रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या? हालांकि सोंग जोंगशी की पकड़ की ताकत अविश्वसनीय थी, जिससे वह पूरा हिलने लगा। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो क्या होगा? शेन जिंगजे दर्द में इतना था कि उसने सीधे अपना हाथ छोड़ दिया। हड्डी तोड़ने वाला दर्द, लेकिन फिर भी कढ़ाई से बोलना नहीं भूला। सरनेम सोंग, हम इसे देखेंगे। फिर जब वह जाने वाला था, उसने जमीन पर झांग जिक्सियोंग को देखा, जो अपने बाल पकड़ रहा था। ध्यान से देखने पर वह व्यक्ति इस आकार का था। इस बीच झांग जिक्सियोंग ने शेन जिंगजे के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, सोचते हुए कि यह उसके हाथ में कैसे आई। लेकिन शेन जिंगजे ने सोचा कि ऐसा कायर इसे नहीं कर सकता। एक धमाके के साथ वह सीधे चला गया। झांग जिक्सियोंग ने भी दांत पीसते हुए चुपचाप कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, उसे अंगूठी वापस लेनी ही होगी। भारी कदमों से चलते हुए वह स्कूल छोड़ दिया। घर लौटने पर दरवाजे पर चाचाओं की एक कतार ने उनका अभिवादन किया, लेकिन युवा मास्टर के घायल चेहरे और पदचिन्हों को देखकर उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत बदल गईं। स्कारफेस चाचा ने चिल्लाया, यह हमारे फायर बियर गैंग को चुनौती देने की बात है। लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार करो। गंजे चाचा अभी नीचे आ ही रहे थे जब उन्होंने सुना कि हलचल। इस समय चेहरे पर निशान वाले चाचा ने उससे कहा, बड़े भाई को रिपोर्ट करो, युवा मास्टर को बाहर पीटा गया। गंजे चाचा के सिर का सोना फूट पड़ा। कौन कमीना है जिसने यह किया? छोटे मालिक, आप रास्ता दिखाओ। आखिर कौन था जिसने यह किया? इस समय उनके बॉस ने उन्हें रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा, छोटे मालिक हमारे गैंग का भविष्य है। छोटे मालिक अभी लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए। सबको तुरंत समझ में आ गया। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था बॉस, कृपया माफ करें। उन्होंने अपने छोटे मालिक को हड्डी तोड़ने वाली शैतानी ट्रेनिंग देने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके युवा मास्टर को स्कूल के गुंडों द्वारा फिर से तंग न किया जाए, उन्होंने सीधा अंडरवर्ल्ड बैठक बुला ली। लेकिन इस समय झांग जिक्सियोंग भी हैरान थे। कभी उम्मीद नहीं थी कि पिटने के बाद उनके अंकल उनकी इतनी चिंता करेंगे। तो सभी की चर्चा के बाद अंकल जू ने बहुत गंभीरता से झांग जिक्सियोंग से कहा, युवा मास्टर, आपके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतने की आदत विकसित करें। तो युवा मास्टर, पहले जाओ और अपने से कमजोर किसी को ढूंढो और उनकी पिटाई करो। अपने छोटे मास्टर को बहुत संकोच में देखते हुए सभी चाचाओं ने उसे प्रोत्साहित किया। छोटे मास्टर, जितना तुम मजबूत होते हो उतने ही लोग तुमसे कमजोर होते हैं। हम सभी इसी तरह आगे बढ़े। अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करते हुए पिछली रात के ब्रेन वॉशिंग के बाद झांग जिक्सियोंग बहुत उत्साही दिख रहा था। अचानक इस समय गंजे चाचा ने उसे पुकारा, जिससे वह ठिठक गया। सोच रहे थे क्या अंकल को अंगूठी के गायब होने का पता चला? इस समय गंजे अंकल ने सिर्फ उसे अपनी शर्ट को पैंट में डालने के लिए कहा। जब झांग जिक्सियोंग ने अपनी शर्ट को पैंट में डाल लिया तो उन्होंने बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। युवा मालिक को सही रास्ते पर आता देख वह बहुत खुश हुए। इस बीच जब झांग जिक्सियोंग स्कूल जा रहे थे तो वह खुद को और स्वतंत्र महसूस करने लगे। किसी भी जगह थूकने वाले बन गए, लेकिन ऐसा लगता था कि वह कभी सफल नहीं हुए। हालांकि जब वह इनसे खुश हो रहे थे तो प्रयास अचानक शूजेन भी उसके पास से गुजरे। वह जाकर हेलो कहना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मजाक उसी पर था। शूजेन तो सिर्फ शेन चिंगहे के साथ स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे और शूजेन बहुत खुश दिख रहे थे। इससे झांग जिक्सियोंग और भी दृढ़ हो गया कि वह एक बुरा लड़का बने। और इसी समय उसने गली में ली यीजी और अन्य को सुरक्षा पैसे इकट्ठा करते देखा। इस बीच ली यीजी ने झांग जिक्सियोंग को देखा और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह तुरंत मेकअप ठीक करने के लिए मुड़ गई। सही बात है, वास्तव में ली यीजी का दिल पहले ही झांग जिक्सियोंग द्वारा जीत लिया गया था। हालांकि इस सहपाठी ने सोचा कि झांग जिक्सियोंग उसे बचाने आ रहा है और बहुत प्रभावित था, लेकिन झांग जिक्सियोंग ने उससे कहा कि वह अपनी सारी पैसे उसे दे दे। अगर मैंने तुम्हारे पास कुछ खोजा तो तुम्हारी खैर नहीं। इन शब्दों के साथ 3 फूल गर्ल्स स्तब्ध हो गईं। हे काफी आज्ञाकारी। इस बीच गंजे अंकल चिंतित थे कि युवा मालिक अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसलिए वह पूरे रास्ते उसका पीछा करते आए। उन्हें पेशेवर तरीके से संरक्षण शुल्क वसूलते देख उन्होंने अपने मुंह को ढक लिया। बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि युवा मालिक की चिंता करके वह कितने मूर्ख थे। बॉस से चुपचाप प्रार्थना करते हुए, आपको आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, युवा मालिक बहुत अच्छी तरह से बड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर काले बालों वाली लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि तुम डरपोक हो, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मर्दाना होगे। इसी समय छोटे बालों वाली लड़की ने भी कहा, ठीक है जारी रखो, तुम बहुत कूल। इस समय झांग जिक्सियोंग ने आखिरकार बुरे लड़के होने के आकर्षण को महसूस किया, सोचते हुए कि सच में सबको बदमाश लड़के पसंद होते हैं। फिर उन्होंने वाकई में पैसे सौंप दिए। ये मूर्ख सोच रहा था कि झांग जिक्सियोंग पहले उसे बचाने के लिए लूटने का नाटक कर रहा था और फिर उन्हें पैसे वापस कर देगा, जबकि झांग जिक्सियोंग और भी अधिक हैरान था। कुछ ही शब्द कहकर 40,000 युआन मिल गए। अचानक छोटे बालों वाली लड़की ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अरे, पैसे मांगने का तरीका तुम्हारा लगभग शेन चिंगहे जितना अच्छा है। ये शब्द सीधे उसके दिल में पहुंचे। देखो कितने खुश था वह। इस बीच छोटे बालों वाली लड़की ने प्रस्ताव रखा, हमारे पास कुल 40,000 है, इसे बराबर बांट लेते हैं, 10,000 प्रत्येक को। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। तो उसने सारा पैसा उन्हें बांट दिया और उसी समय तीनों फूल लड़कियों ने उसे एक साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। इस अचानक आमंत्रण ने उसे चौंका दिया। सच में बुरे लड़के अधिक लोकप्रिय होते हैं। हालांकि दीवार के पीछे छिपा गंजा अंकल यह सब देखता रहा। यह देखकर फिर से द्रवित हुआ। केवल प्राकृतिक रूप से पैसा लूटने वाला ही नहीं, बल्कि 4 हिस्सों में निष्पक्ष रूप से बांटने वाला। चुपचाप आंसू बहा रहा था, जैसे खुद को बचपन में देख रहा हो और सोच रहा हो कि अपनी आत्मा की अंगूठी युवा स्वामी को देना बिल्कुल सही था।
वह गड़बड़ी में चला गया। अचानक शेन क्विंगे से टकरा गया। शेन क्विंगे ने उसे कुछ बातें सुनाई। अरे गंजे आदमी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक गंजे अंकल ने भी उसकी हाथ की आत्मा की अंगूठी देखी, वही स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए जैसे युवा मास्टर। सोचते हुए, क्या युवा मास्टर ने उसे उधार दी थी? क्या वह युवा मास्टर का दोस्त है? तुरंत उसका दिमाग भ्रमित हो गया और इस समय शेन क्विंगे और भी अधिक मौत के दरवाजे पर था। अरे गंजे, हाई, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हो? गंजे चाचा ने अपना गुस्सा दबाया और उसे एक बार में ही खत्म करने की चाहत रखते हुए जाते हुए शेन छिंगे को देखते हुए कहा, तुम बेहतर होगा कि तुम युवा स्वामी के दोस्त न हो ताकि मैं तुमसे निपट सकूं। दूसरी तरफ झांग जिक्सियोंग की मुलाकात गलियारे में होमरूम टीचर से हुई, जिन्होंने सीधे चाय के लिए बुलाया। होमरूम टीचर ने अपने 800 डिग्री के चश्मा पहनते हुए झांग जिक्सियोंग से कहा कि अपने पिता को कल स्कूल बुलाओ। ये सुनते ही उसे अपने पिता का भयावह चेहरा याद आ गया। उसने जल्दी से उसे रोक दिया। मेरे पिता बहुत दूर हैं, क्या मैं अपनी चाचा को बुला सकता हूँ? क्लास टीचर ने उस पर नजर डाली, फिर भी झांग जिक्सियोंग को अपने चाचा को बुलाने की अनुमति दे दी। उसके बाद घर लौटकर झांग जिक्सियोंग ने अपने चाचाओं से कहा, स्कूल के शिक्षक ने कहा है कि आपको बुला लूं। अगले ही क्षण वे तीनों खुशी से चमक उठे। समस्या बच्चे के पेरेंट्स को बुलाने की मानक स्थिति। इस बीच केवल एक व्यक्ति ही स्कूल जा सकता था। तीनों चाचा शुरू हो गए बहस। वे इस दिन का पूरा 10 साल से इंतजार कर रहे थे। निष्पक्षता के लिए तीनों ने चिट्ठी पट्टा चाकू का उपयोग करके निर्णय लिया। चिट्ठी पट्टा चाकू। हाँ, गंजे चाचा जीत गए। बाकी दो को केवल अगली अवसर का चुपचाप इंतजार करना पड़ा। अगली सुबह नींद में डूबे झांग जिक्सियोंग ने सुबह सुबह एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। यह बस गली के लॉफर के पूर्वज थे। बाजू पर टैटू, स्मार्ट पैंट, बड़ा पेट मानक। लगता था कि उसका गंजा सिर भी रोशनी को परावर्तित कर सकता था। सड़क पर आराम से चलते हुए गुंडे उसे देखकर झुकते हुए कहते, बड़े भैया। इस पल झांग जिक्सियोंग स्तब्ध थे। हाँ, सचमुच मेरा गंजा चाचा अभी भी सबसे शक्तिशाली है। अचानक गंजा चाचा ने बहुत गंभीरता से झांग जिक्सियोंग से पूछा, छोटे मालिक, क्या आपने हाल में कोई बुरी चीजें की हैं? उसे तुरंत नर्वस बना दिया। फिर उसने इशारा किया कि उसने थूकने का अभ्यास किया था, लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा नहीं था। अगले ही पल मेरे आदमी गंजे अंकल ने सीधे शेनचांग पर एक सबक दिया। छोटे मालिक, आओ, ऐसे अपना मुंह क्षैतिज आकार में खोलो। फिर इस भावना के साथ अपनी जीभ बाहर की ओर इस तरह धकेलें, अपने दांतों के बीच से फुट करें। लेकिन इससे झांग जिक्सियोंग दंग रह गए, तो उन्होंने तुरंत नकल की। फुट फुट 2 बार। लाड चारों ओर बिखरी हुई। वास्तविकता ने उन्हें बताया कि थूकना भी एक तरह का ज्ञान है। बॉल्ड अंकल ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए, तो उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे ढांढस बंधाया। युवराज, अभ्यास करते रहो जब तक तुम स्कूल न पहुंच जाओ। तब झांग जिक्सियोंग चले गए, पूरी तरह से अंत तक अपने सामाजिक गंजे चाचा पर निर्भर करते हुए। इस बीच गंजे चाचा ने उसे चलने की प्रभावशाली शैली भी सिखाई। गहरी सांस लो, छाती बाहर, फिर से सांस अंदर लो, पेट अंदर, कमर सीधी, हाथ झूलते हुए धनुष पैरों के साथ चलो। अस्त व्यस्त और लापरवाह एक असली आदमी को ऐसा चलना चाहिए। हाँ युवा मालिक, बस इसी तरह। फिर दोनों रौबदार ढंग से स्कूल तक चलते रहे। सहपाठी इस आभा से पसीने से तरबतर डर गए। सच में मेरा सामाजिक गंजा चाचा कहीं भी साइडवेज चल सकता है। स्कूल के गेट तक पहुंचकर अचानक रुक गया। इस समय झांग जिक्सियोंग से पूछते हुए, युवा स्वामी, क्या आपने उस आत्मा की अंगूठी का अच्छी तरह ख्याल रखा है जो मैंने आपको दी थी? चिंतित होकर गंजे चाचा को जवाब दिया, मैंने इसे अच्छे से अपने कमरे में रखा है। अचानक गंजे चाचा को सब समझ में आ गया। वास्तव में यह चोरी हो गई थी। पल भर में कक्षा के गलियारे में चलते हुए सहपाठियों ने सभी प्रशंसा की निगाहें डाली। इस बीच लिएजी भी बहुत हैरान थे। फिर गंजे चाचा ने झांग जिक्सियोंग को पहले कक्षा में जाने दिया। वह उसके होमरूम शिक्षक से मिलने जाएंगे। दूसरी ओर शांत प्रशासनिक कार्यालय में अचानक एक जोर की दस्तक हुई। मैं जिक्सियोंग का चाचा हूँ। जिक्सियोंग का होमरूम शिक्षक कौन है? सीधे होमरूम शिक्षक को पोता बना दिया। इस समय उसके बगल में एक महिला शिक्षक ने पूछा कि क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर होमरूम शिक्षक ने महिला शिक्षक के सामने दिखावा करना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, मैं 10 सालों से शैक्षिक निदेशक हूँ। मैं इस तरह के व्यक्ति को समझता हूँ। इस पल खड़ा होकर उन्होंने वास्तव में प्रभावित किया, यहाँ तक कि गंजे अंकल को भी भ्रमित कर दिया। ठंडे पसीने के साथ उन्होंने गंजे अंकल को चर्चा करने के लिए ले जाया। इस समय वह मौत के साथ दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कान जबरदस्ती करके कहा कि जिक्सियोंग अगले साल छात्र परिषद अध्यक्ष बनने वाला है, लेकिन हाल में वह बिगड़ रहा है। इनसे शब्दों से गंजे चाचा बेहद संतुष्ट हुए। आपका मतलब है कि हमारा जिक्सियोंग एक समस्या बच्चा है? निर्देशक की विग को छोड़कर अपनी विग को संभालते हुए उसने समझाया। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। जिक्सियोंग निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट आदर्श छात्र है। अचानक फिर से एक धमाका हुआ। अगले ही क्षण उसका चेहरा बदल गया। आप कह रहे हैं कि जिक्सियोंग कोई समस्या वाला बच्चा नहीं है? इस समय वह इतना घबरा गया कि उसने कह दिया, जिक्सियोंग एक समस्या वाला बच्चा है, एक बहुत गंभीर समस्या वाला बच्चा। संतोषजनक उत्तर मिलने से वह बहुत संतुष्ट हो गया। इस बीच गंजे अंकल ने उससे पूछा कि क्या स्कूल में छात्र पैसे वसूल रहे हैं? कक्षा अध्यापक अचानक उठ बैठे। क्या वसूली? ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए इशारा किया कि जब तक वह पद पर हैं, स्कूल में बिल्कुल भी हिंसा और वसूली नहीं होगी। ये सुनकर गंजे अंकल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही वह खड़े हुए, कक्षा अध्यापक ने सोचा कि उन्हें बुरी तरह से पीटा जाएगा। हालांकि
गंजे चाचा ने उसे दूसरी नजर नहीं दी, सीधे निकल गए, सोचते हुए चाहे हम स्कूल में थे या जब शिक्षक आसपास थे, ये सब वही है। इस समय गंजे चाचा बहुत गुस्से में थे। शेन किंग्जे के हाथ से अंगूठी वापस लेने और उसे पीटने की योजना बना रहे थे, हर जगह इधर उधर देखते हुए। संयोगवश गंजे चाचा ने एक बहुत परिचित पीठ की आकृति देखी। अरे बच्चा, फिर से मिलते हैं। इस बार तुम मरे हुए हो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह व्यक्ति मुड़ा तो वह 4 आंखों वाला गीक निकला। धत्त, इससे हमारे सामाजिक गंजे चाचा थोड़ा शर्मिंदा हो गए। हालांकि वह एक अंडरवर्ल्ड व्यक्ति थे, हमारे गंजे चाचा फिर भी बहुत विनम्र थे और माफी मांगी। हालांकि गंजे चाचा अब बस उस लड़के को ढूंढना और उसे मारना चाहते थे, लेकिन बॉस के निर्देश को याद करते हुए कि युवा मालिक हमारे गिरोह का भविष्य का स्तंभ है, बस लड़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसने तुरंत उसे गहन सोच में डाल दिया, सोचते हुए कि उसे पहले बॉस की बात सुननी चाहिए, चलते हुए और सोचते हुए कि उसे युवा मालिक के भविष्य को अपनी जल्दबाजी से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बीच शेन किंग्जे कैंपस के बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहा था, गर्व से चमकती आत्मा को देख रहा था। अंगूठी, ये सोचकर कि इसे बेचकर वह अपने लिए एक कार खरीद सके। चतुर लाल बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत इसका मूल्य 2 मिलियन आंका। शेन किंग्जे ने खुद ये उम्मीद नहीं की थी कि पत्थर से टकराने से उसे 2 मिलियन। वहीं दूसरी ओर क्लास टीचर झांग जिशियोंग से थोड़ा डरने लगे। कक्षा में सवालों का जवाब देने के लिए हाथ उठाने पर भी उनकी आंखों से बचने लगे, मानो उन्होंने झांग जिशियोंग पर गंजे चाचा की दम घोंटने वाली छाया देखी हो। क्लास टीचर ने सोचा वह जाना चाहते थे, तुरंत मुस्कुराए और संकेत दिया, आप जा सकते हैं। इसलिए झांग जिशियोंग गंजे अंकल से जो हुआ वह पूछना चाहता था। तुरंत ही गंजे अंकल को फोन किया। हालांकि अंकल उसके लिए एक भोज की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसे शिक्षक द्वारा एक समस्या बच्चे के रूप में देखा जा रहा था। इसी समय मेज पर रखा फोन अचानक बज उठा। स्कारफेस अंकल ने सबसे पहले युवा मास्टर की कॉल देखी, तुरंत ही फोन गंजे अंकल को दे दिया। गंजे अंकल। जब गंजे अंकल ने पहली बार युवा मास्टर का कॉल प्राप्त किया तो वह खुश थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि युवा मास्टर शिक्षक के मामले के बारे में पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए। यह संकेत दिया कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन संभाल लिया शब्द सुनते ही झांग जिशियोंग तुरंत जम गया। इस बीच जब अंकल शू को पता चला कि यह युवा मास्टर का कॉल है तो उन्होंने गंजे अंकल से जल्दबाजी में कहा कि वह उन्हें युवा मास्टर से बात करने दे। अगले ही पल अंकल शू का चेहरा तुरंत तमतमा गया। जल्दी करो, मैं ले लूंगा, मेरी बात सुनो। अंकल जू ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसका फोन छीन लिया। छोटे मालिक, क्या आपने वह नहीं बुलाया जो मैंने आपको बताया था? आपको किसी कमजोर को पीटना चाहिए जो आप। तो झांग जिशियोंग ने घबरा कर पूछा, क्या मुझे आज किसी को पीटना है? लेकिन अंकल शू का जवाब था तुरंत कार्रवाई करना। अंकल शू ने झांग जिशियोंग को फिर से याद दिलाया, इस बात का ध्यान रखना कि अपने से कमजोर किसी को ही पीटना, और फिर सीधे फोन काट दिया, उसे गंजे अंकल को वापस सौंप दिया। गंजे चाचा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें बात पूरी करने से पहले ही फोन काट दिया गया था। यह सोचकर कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप बड़े भाई हैं। इस बीच झांग जिशियोंग अब समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गलियारे में अपने से कमजोर किसी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने के 2 व्यक्ति भी उनसे अधिक मजबूत दिख रहे थे। वो असहायता से उन्हें जाते हुए देखते रहे। वो बाथरूम में गए और अपना चेहरा धोया, जबकि वह असमंजस में थे। तभी अचानक एक स्तर 70 का बॉस उनके पीछे प्रकट हुआ, अपने आस्तीने। ये जैसे पत्थर पर अंडा मारना था, और वह डर से स्तब्ध हो गया। बाघ जैसे, भालू जैसे शरीर को देखकर वह सोच रहा था, आग भालू गैंग के नेता का बेटा होना किस काम का। जैसे ही वह कड़वाहट भरी मुस्कान दे रहा था, उसके पीछे एक सहपाठी ने उसे ठिठोली मारी। जिशियोंग, तुमने पिछली बार 40,000 युआन लिए थे, अब तुम मुझे उसे वापस कर सकते हो। जैसे ही वह किसी को खोजने की चिंता कर रहा था जो उससे कमजोर हो, झांग जिशियोंग ने बिना हिचक के उसका कॉलर पकड़ लिया। आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तुम मेरी पहली जीत के लिए बलि चढ़ोगे। लेकिन उसे पीटने के बाद उसने पाया कि वह इतना खुश नहीं था। इसके बजाय उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। बाद में उसने फिर से अपनी मानसिकता समायोजित की, सोचा कि वह धीरे धीरे बुरा बन जाएगा। पहले उसने कोशिश की थी कि वह अच्छा बने ताकि सू जेन उसे पसंद करे, लेकिन अब जो जेन ने अपना मन बदल लिया था। जब वह घर लौटा तो झांग जिशियोंग को घर बहुत शांत लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके चाचा लोग दंडित हो रहे थे, सिर झुकाए हुए, कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक आदमी जो गैंग बॉस जैसा दिखता था ने अपनी पॉकेट वॉच में समय देखा। अगले ही पल एक खूंखार मुस्कान के साथ, बेटा, ऐसा लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। तुम्हारी कपड़े पहनने की शैली भी बदल गई है। आओ मेरे पास बैठो। झांग जिशियोंग अचानक चौंक गया। पिताजी। जियांग हंसे। क्यों इतनी हैरानी हो रही है बेटा? लगता है तुम अपने पिता का स्वागत नहीं करना चाहते। झांग जिशियोंग हकलाए। पिता, आप यहाँ क्यों हैं? पिता जियांग कुछ शब्दों वाले लेकिन घातक कार्यों वाले व्यक्ति थे। सिर्फ एक नजर से उन्होंने झांग जिशियोंग को ठंडे पसीने से तर कर दिया। अचानक वो उठे और झट से सोफे पर जा बैठे। अचानक पिता जियांग खड़े हो गए और कहा कि वह अपने बेटे को इनाम देना चाहते हैं। बेटे। लेकिन झांग जिशियोंग के चेहरे के घाव देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारी पिटाई तो नहीं हुई? इससे वह घबरा गया, अपने पिता की आंखों में सीधे नहीं देख सका। दत्त, तुम तो फायर बियर गैंग के नेता के बेटे हो, फिर भी तुम्हारी पिटाई हो रही है हर दिन। ये तो शर्मनाक है। फिर पिता जियांग ने सीधे अंकल सू को डांटा और उन्हें झांग जिशियोंग के लिए तुरंत उत्तराधिकारी प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि झांग जिशियोंग ने वारिस की प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया। इससे पिता जियांग गुस्से से पीले पड़ गए। यह सुनकर पिता जियांग ने बिना पिता पुत्र की भावना का ध्यान रखे सीधे कहा, इन 10 सालों में तुमने पिटने के अलावा और क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ तुम पर रखूंगा? अगर तुम आज स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारा यहाँ रहना न रहना कोई मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
जब तुमने मुझे मना किया तभी मैंने अन्य तैयारियां कर ली थी। तुम्हारे भाई देश भर में बिखरे हुए हैं और वे सभी बढ़ रहा है। बेटे, उत्तराधिकारी तुम्हें नहीं होना पड़ता। मैं बस आशा करता था कि वह तुम होते। 10 साल पहले तुमने कहा था कि तुम एक लड़की के लिए एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, इसलिए तुमने वारिस की ट्रेनिंग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 10 साल इंतजार किया। तुम नहीं सोचते कि तुम मेरे बिना ये आलीशान जिंदगी जी सकते हो, है ना? ये सुनकर झांग जिशुंग हैरान रह गए। जवान लोग बहुत भोले होते हैं, इसलिए उसने तुरंत पिता जियांग को वारिस की ट्रेनिंग के बारे में बताया। कुछ समय मांगने के लिए विचार करें। फादर जियांग अपने कदम रोक दिए। उन्होंने उससे कहा कि जब वह निर्णय कर ले तो अंकल सू को सूचित करने के लिए कहें। धड़ाम से वह घुटनों के बल गिर गया। ये उनके लिए अकल्पनीय था। यद्यपि वह उनके अपने पिता थे, वे बहुत बेरहम थे। फादर जियांग के जाने के बाद अंकल सू ने तुरंत युवा मास्टर को उठने में मदद की। फिर झांग जिशुंग भारी कदमों के साथ अपने कमरे में वापस चले गए और एक शावर। इस बीच तीनों चाचाओं ने अगले कदमों पर चर्चा शुरू की। इस समय स्कारफेस चाचा ने बड़े भाई से पूछा, क्या युवा मास्टर उत्तराधिकारी प्रशिक्षण को स्वीकार करेंगे? इस सवाल ने चाचा जू को गहरी सोच में डाल दिया। सोचा महसूस किया कि उन्हें पहले युवा मास्टर से बात करनी चाहिए। फिर वह झांग जिजियोंग के कमरे में गए। युवा मास्टर की असहाय अभिव्यक्ति देखकर अंकल सू ने कहा कि यदि युवा मास्टर भी उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करेंगे तो अंकल उनकी ताकत बन सकते हैं। जैसे ही वह जाने वाले थे, उन्होंने कहा, यदि आप कुछ बचाना चाहते हैं, आपको इसे बचाने की शक्ति की आवश्यकता है। अचानक उसने फिर से शेन जिंगजे के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर वह उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करता है तो चाचाओं की मदद से चीजें अलग होती। इन बातों को सोचकर उसे और भी दयनीय महसूस हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने चाचाओं से कहा कि उसने उत्तराधिकारी प्रशिक्षण को स्वीकार करने का फैसला किया है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, फिर सभी बुरे लोगों को हराना चाहता हूँ। चाचाओं, इस तरह मैं सबसे बुरा आदमी बन जाऊंगा, है ना? तो चाचाओं, कृपया मेरी मदद करें। इस समय चाचाओं ने 10 सालों से इंतजार किया था। युवा मालिक, इसे हम पर छोड़ दें, हम 10 सालों से तैयार हैं। सुबह का अगली सुबह उनके युवा मालिक जल्दी में थे। उन्हें जल्दी से प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। युवा मालिक को आखिरकार उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करते हुए देखकर स्कारफेस अंकल और गंजे अंकल बहुत खुश हुए। इस बीच अंकल जू ने समझ लिया कि गंजा अंकल इस क्षेत्र में सबसे पेशेवर थे, इसलिए उन्होंने युवा मालिक के विशेष प्रशिक्षण को सौंप दिया, जिससे गंजे अंकल उत्साह से रोने लगे, सीने पर हाथ मारते हुए। युवा मालिक, बस मेरे साथ सीखो, मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा। ठीक है अंकल। जैसे ही वे ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, गंजे अंकल अचानक रुक गए। युवा मास्टर, क्या आप वास्तव में उत्तराधिकारी प्रशिक्षण स्वीकार करना चाहते हैं? इस समय झांग जिशुंग ने बहुत दृढ़ता से उत्तर दिया। चाचा, मैंने अपना मन बना लिया है। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद गंजे चाचा ने उनसे एक और सवाल पूछा। युवा स्वामी, क्या आपने सच में वह आत्मा रिंग सुरक्षित रखी है जो मैंने आपको दी थी? ये सवाल सुनकर झांग जिशुंग अचानक चौंक गए और वह जानता था कि सच छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए उसने उदास होकर गंजे अंकल को बताया कि वह इसे खो चुका था और ये उसी लड़के के पास था जिसे वह हराना चाहता था। वास्तव में गंजे अंकल झांग जिशुंग से इस स्वीकारोक्ति का इंतजार कर रहे थे। उसके पास जाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि अंगूठी किसके पास है। उन्होंने कहा कि अगर युवा स्वामी ने अनुमति दी तो वह अभी जा सकते हैं और उसे पीट सकते हैं। लेकिन झांग जिशुंग ने बार्ड अंकल से कहा कि वो बीच में न आए। उन्होंने कहा कि वो उस शेन जिंगजे से खुद निपटना चाहते हैं। अचानक बार्ड अंकल ने गले लगाया उसे। युवा मालिक, मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे। फिर गंजे चाचा ने झांग जिशुंग के लिए किसी भी समय कार्रवाई करने को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे युद्ध की वर्दी पहनाई। अपने कमरे में वापस जाकर झांग जिशुंग ने कपड़े पहने और अपने बाल संवार लिए, जिसमें उन्होंने उन बालों को पीछे कर लिया जो 82 वर्षों से नहीं धोए गए थे। अब से वह अब एक साधारण छात्र नहीं बल्कि फायर बियर गैंग का योग्य उत्तराधिकारी था। शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में गंजे अंकल ने उसे 3 मूलभूत चीजों के साथ परीक्षण शुरू करने के लिए कहा। इस समय गंजे अंकल युवा मास्टर की शारीरिक ताकत के स्तर के बारे में बहुत जिज्ञासु थे। फिर गंजे अंकल ने पहले उसे वजन के साथ स्क्वाट्स करने को कहा। अगले ही पल यह इतना भारी था कि झांग जिशुंग लगभग फट पड़ा। सिर्फ एक प्रयास ने झांग जिशुंग को हाँफने पर मजबूर कर दिया। इसे गंजे चाचा थोड़ा असहज महसूस करने लगे, सोचते हुए कि युवा मालिक सिर्फ 20 किलोग्राम का स्क्वाट कर सकता है। अगला था बेंच प्रेसिंग।